नाउ द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें क्या क्या करना होगा और उसके क्या क्या स्कोप है। सो फर्स्ट इज द पर्सनल फाइनेंशियल एनालिसिस। तो जब भी हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें पर्सनल फाइनेंशियल एनालिसिस से स्टार्ट करना होगा। पर्सनल फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर हमें गोल सेट करना होगा क्लाइंट का, उन गोल्स को प्रायोरिटाइज करने होंगे बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल गोल्स। देन फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट गोल्स, जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं उन सब पे फोकस करना। स्टैगरिंग द टाइमिंग ऑफ सर्टेन गोल्स। तो जितने भी गोल हैं हमें उनका टाइमिंग सेट करना। कुछ ऐसे भी गोल हो सकते हैं जो हमारे लिमिटेड टाइम में मीट ना हो पाए, तो हमें उनका टाइम लिमिट इंक्रीज करना होगा। सो ये सारे चेंजेस करना इन द टाइम लिमिट इज अगेन वन ऑफ द वर्क ऑफ द फाइनेंशियल प्लानर। देन कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड बजटिंग। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट दिख रहा है, दिस इज द एक्चुअल कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन NISM 10A एंड 10B। तो 10A और 10B में ये सारा कंटेंट हमें कवर करना है जो कि एक फाइनेंशियल प्लानर का होता है। सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि हमें क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है टू बिकम अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर। अगर एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल गोल को समझना या फाइनेंशियल प्लानिंग को समझना आना चाहिए। तो पर्सनल फाइनेंशियल एनालिसिस हम लोग इसी चैप्टर में देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग कैश फ्लो मैनेजमेंट समझेंगे एंड बजटिंग समझेंगे कि कैसे हम हाउस होल्ड बजट बना सकते हैं, कैसे हम लोग अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं। देन इंश्योरेंस प्लानिंग समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इंश्योरेंस से ही हम लोग एक रिस्क को सेव करते हैं। तो जब तक हम लोग रिस्क को सेव नहीं करेंगे, रिस्क को मिटिगेट नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारा अमाउंट सेव करके रखा है, 5 लाख 6 लाख रुपीज, एंड सडनली मेरी तबीयत खराब हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में मेरी पूरी सेविंग्स वॉश आउट हो जाती है। तो मैंने अभी तक जितनी भी प्लानिंग की थी वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्लानिंग काम आएगा। सो इंश्योरेंस प्लानिंग समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज हमारे जो गोल है उसके लिए हम जो मनी सेव कर रहे हैं वो कहीं अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस में खर्च ना हो जाए, लाइक एक्सीडेंट हो जाना, पर्सन की डेथ हो जाना। देयर आर वेरियस डिफरेंट सिनेरियोज वेरिन हम लोग जो प्लान करते हैं उस अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती हैं। तो उन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए वी हैव द इंश्योरेंस प्लानिंग। देन डेट मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। अगर हम लोग बहुत सारा डेट ले चुके हैं, हम अगर डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, तो कैसे हमें उस डेट ट्रैप से निकलना चाहिए वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। Then we have investment planning and asset allocation. So again this is one of the chapters in NISM 10B. टैक्स प्लानिंग हमें देखना होगा, रिटायरमेंट प्लानिंग हम देखेंगे एंड एस्टेट प्लानिंग हम लोग देखेंगे। तो टैक्स कैसे सेव करना है, रिटायरमेंट के लिए जो हमारा गोल है उसको कैसे मीट आउट करना है, और एस्टेट प्लानिंग कैसे करना है। एस्टेट प्लानिंग मतलब जब हम लोग वसीयत बनाते हैं, जब हम लोग विल बनाते हैं, जब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा एस्टेट हमारे जाने के बाद किसको मिलेगा, दैट इज एस्टेट प्लानिंग। तो ये सब अलग अलग कंसेप्ट है जो एक फाइनेंशियल प्लानर को पता होने चाहिए, और इन्हीं को मिक्स करके हम लोग एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी क्लाइंट को बना के दे सकते हैं। देन द कंसेप्ट ऑफ असेट, लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ, ये हम लोग बहुत बार डिटेल में देख चुके हैं। सो असेट वो चीज होती है जिसको हम ओन करते हैं, एंड लायबिलिटी वो होती है जिसको हम ओ करते हैं। सो व्हेन वी ओन समथिंग, जो चीज हमारी है, जिस चीज की ओनरशिप हमारे पास है, वो हमारा एक असेट हो जाएगा। और जो चीज हमने बोरो की है और हमें कभी ना कभी लौटानी पड़ेगी, उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। जब हम लोग असेट और लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो फाइनली बचेगा दैट इज शेयर होल्डर्स इक्विटी, या इसे हम बोलते हैं नेटवर्थ। ये हमारा नेटवर्थ हो जाएगा। नाउ इसी इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेटवर्थ। तो अगर हम लोग नेटवर्थ की इक्वेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करें, सो नेटवर्थ इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज। तो असेट और लायबिलिटी को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल गेट दी नेटवर्थ। तो अगर हमारे पास हमारा घर है, वी हैव अवर ओन हाउस, हमारे पास कार है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास कैश है, तो ये सब कुछ हमारे असेट्स के अंदर काउंट होंगे। लेकिन अगर मैंने कोई लोन लेके रखा है सो दैट वुड बी काउंटेड अंडर द लायबिलिटीज। मुझे कुछ एक्सपेंसेस करने हैं, मुझे कुछ अमाउंट देना है किसी को, मैंने कुछ फंड्स को बोरो किया है, ऑल दिस थिंग्स विल बी काउंटेड अंडर द लायबिलिटीज। और जब हम अपने असेट्स की टोटल वर्थ में से अपने लोन्स को जो हमें रिटर्न करना है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो वी एक्चुअली गेट द नेटवर्थ कि हमारा खुद का पैसा कितना है। तो अगर मेरे टोटल असेट्स, बैंक बैलेंस और सब कुछ मिला के टोटल 10 लाख रुपीज के हैं, लेकिन मैंने 5 लाख रुपीज का लोन भी लिया है, सो अल्टीमेटली मेरा खुद का नेटवर्थ वुड बी 5 लाख। तो 5 लाख मेरा खुद का अमाउंट है, जो मेरा ही अमाउंट है और मैंने किसी से लिया नहीं है, मैंने किसी से बोरो नहीं किया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ असेट, लायबिलिटी एंड
net worth. The savings of a household or individual are put to work by investing them in the assets. तो हम लोग जब भी सेविंग्स करते हैं तो इन सेविंग्स से हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम या नहीं तो इस सेविंग्स को बैंक में एफडी करा देंगे, या नहीं तो हम इस सेविंग्स को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे लाइक स्टॉक मार्केट। तो एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट की सेविंग्स या मेरा बैंक अकाउंट इज माई एसेट। तो ये सब मेरे एसेट हो जाते हैं। तो जब भी हम लोग सेविंग्स करेंगे उस सेविंग से हम लोग धीरे धीरे अपने एसेट्स बिल्डअप करते हैं। Now these assets are classified as the physical assets and the financial assets. तो दो टाइप के असेट होते हैं, फिजिकल असेट एंड फाइनेंशियल असेट। फिजिकल असेट वो असेट होता है जो टेंजिबल होता है, मतलब जिसे मैं टच कर सकता हूँ, जिसे हम फील कर सकते हैं, लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स। तो जो भी मेटल्स हो गए, घर हो गया हमारा, ये सब टेंजिबल असेट्स होते हैं जिनको हम लोग फिजिकल असेट भी बोलते हैं। Financial asset represent a claim that the investor has on the benefits represented by the asset. For example, a bank deposit. तो वो asset जो हमारे financial instruments को show करते हैं वो हमारे financial asset हो जाएंगे. So all the assets which are financial in nature will belong to the financial asset. For example, bank deposit, या मैंने mutual funds में invest किया है, even that is a financial asset. मैंने कुछ shares में invest किया है, even that is a financial asset. सो बैंक डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, ये सब मेरे फाइनेंशियल असेट्स हो गए, वेयर इज द रियल एस्टेट, गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल विल बी द फिजिकल असेट। एन असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द हाउस होल्ड कैन बी मेड बाय कैलकुलेटिंग द नेटवर्थ। हम लोग नेटवर्थ से सामने वाले की फाइनेंशियल वेलबींग या फाइनेंशियल हेल्थ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जो फॉर्मूला हमने लास्ट स्लाइड पे भी देखा था, इट वॉज द नेटवर्थ इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। जब भी हम लोग असेट में से लाइबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा दैट वुड बी द नेटवर्थ। हायर दिस नंबर बेटर इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द हाउस होल्ड। तो जितना नेटवर्थ ज्यादा होगा उतना उस हाउस होल्ड के लिए बेटर सिचुएशन होगी, बिकॉज उसके असेट ज्यादा है एंड लाइबिलिटीज कम है। Net worth should be calculated periodically and the progress tracked to bring the financial situation to the desired stage. तो नेट वर्थ हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, बिकॉज यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि भाई हमारे एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। मान लो कि हमारे पास पहले एसेट थे 1 करोड़ का, मेरा एक घर था 1 करोड़ का, अब मेरे पास जो टोटल एसेट्स है वो 5 करोड़ के हो गए। मेरा घर, मेरा ऑफिस सब मिला के 5 करोड़ के हैं। लेकिन पहले जो मेरी लाइबिलिटीज थी वो 50 लैक्स की थी, तो मेरा जो नेटवर्थ था दैट वाज 50 लैक्स। लेकिन अब मेरे असेट्स बढ़ के 5 करोड़ हो चुके हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे प्लॉट्स ले लिए, मैंने बहुत सारे ऑफिसेज ले लिए हैं। सो माई टोटल नेटवर्थ शुड इंक्रीज। बट जब मैंने अपना लोन एस्टिमेट किया तो मेरा लोन 4.5 लैक्स तक पहुंच चुका था। सो अल्टीमेटली मेरा जो नेटवर्थ है दैट इज स्टिल 50 लैख। तो 1 करोड़ जब मेरे असेट थे तब भी मेरा नेटवर्थ वॉज 50 लैख, और जब मेरे असेट्स 5 करोड़ हो गए तब भी मेरा नेटवर्थ था 50 लैख। दैट इज द रीजन हमें नेटवर्थ को periodically चेक करते रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे असेट अगर बढ़ रहे हैं तो साथ में हमारा नेटवर्थ भी बढ़ना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जितने असेट बढ़ रहे हैं उतनी लाइबिलिटी भी बढ़ती जाए, तो हमारे नेटवर्थ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को दिखेगा कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पूरा पैसा हमने उधार पे लिया है। तो अगर मेरा टोटल असेट 1 करोड़ से 5 करोड़ हो गया, दैट इज 4 करोड़ का इंक्रीमेंट आया है, तो मेरे बोरोइंग्स में भी 4 करोड़ का इंक्रीमेंट आया है। तो मैंने 4 करोड़ बोरो किए और 4 करोड़ के असेट्स ले लिए, तो वो मेरे लिए किसी काम के नहीं है, बिकॉज मेरा नेटवर्थ इंक्रीज नहीं हो पाया है। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वी लुक एट द स्टेप्स वंस अगेन सो दैट हम लोग समझ पाएं, बिकॉज यही वो स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी है जब भी हम लोग किसी भी क्लाइंट का फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, लाइक उसके असेट्स क्या क्या हैं, उसकी लाइबिलिटीज क्या क्या हैं, उसके एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, उसकी इनकम के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लाइंट से पूछनी होगी, और इसके लिए हमें क्लाइंट से प्रॉपर क्वेश्चनर्स करने होंगे। और क्लाइंट से जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे हमें समझ में आएंगी कि क्लाइंट का फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल बिलोंगिंग्स कैसे हैं। सेकेंडली विल बिल्ड और विल स्टैब्लिश दी गोल। जो ये फाइनेंशियल गोल है इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट को कितना मनी चाहिए, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मनी दैट इज नीडेड। एंड सेकेंडली हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइम के बाद क्लाइंट को ये मनी की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल वैल्यू कितना चाहिए क्लाइंट को और टोटल टाइम कितना क्लाइंट के पास है, ये चीज़ें देखते हुए हम लोग उसका फाइनेंशियल गोल बना पाएंगे।
Once we have established the financial goal, we'll have to analyze the situation कि हमें कितना सेव करना होगा उस गोल तक पहुंचने के लिए। हो सकता है ये एनालिसिस करते टाइम हमें ये समझ में आ जाए कि हम लोग जितना सेव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस गोल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमें बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। सो वील एक्चुअली हैव टू डेवलप एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल प्लान डेवलप करने के लिए हमें ये समझना होगा कि क्लाइंट की क्या क्या नीड्स है, क्लाइंट की कितनी सेविंग्स है, और इस सेविंग के थ्रू हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक इक्विटी, डेट, टू एक्चुअली मीट दी फाइनेंशियल गोल ऑफ द क्लाइंट। तो इसका हमें पूरा प्रोसेस डेवलप करना होगा कि एवरी मंथ क्लाइंट को 10,000 रुपीज का एक SIP कराना होगा और वो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए, उसका रिटर्न इतने % का है, एंड फाइनली यूजिंग दीज इन्वेस्टमेंट्स द क्लाइंट कैन रीच द फाइनेंशियल गोल। वंस द प्लान इज बिल्ट ऑन पेपर्स, हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और जैसे ही वो प्लान को हमने इम्प्लीमेंट किया वहां पे हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद हमें मॉनिटरिंग भी करनी होगी। हमें ये देखना होगा कि हमने अगर सोचा था कि एवरी ईयर हमें 10% का रिटर्न मिलना चाहिए, तो क्या हमारा ये इन्वेस्टमेंट हमें 10% का रिटर्न दे रहा है। लेट्स से ये इन्वेस्टमेंट हमें 10% का रिटर्न नहीं दे रहा है, तो व्हाट वी वुड डू, वी वुड ट्राई टू सर्च फॉर सम प्लान या सम इंस्ट्रूमेंट वेर इन वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर रिटर्न। तो मैं थोड़ा सा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा, सो दैट मुझे मेरा रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है उतना एटलीस्ट मिलता जाए। So there would be different asset classes where I can invest. I can invest in gold, I can invest in real estate, I can invest in equity. तो अगर डेट से मुझे मेरा रिटर्न नहीं मिल रहा तो मैं इक्विटी में जाऊंगा, इक्विटी से रिटर्न नहीं मिल रहा तो मैं रियल एस्टेट में जाऊंगा। सो देयर आर डिफरेंट एसेट क्लासेस which I will have to experiment depending upon the financial plan that I have made, और मेरे फाइनेंशियल प्लान को मीट करने के लिए कितना रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा व्हाट इज द एसेट क्लास दैट आई विल हैव टू चूज। सो ये जो भी हमने नाम लिए हैं, रियल एस्टेट, गोल्ड, इक्विटी, ये सब हमारी एसेट क्लासेस हो जाती हैं। सो द डिफरेंट एसेट क्लासेस कैन बी इक्विटी, डेट, गोल्ड, गोल्ड को हम लोग कमोडिटी भी बोल सकते हैं, real estate, etc. So these are the different asset classes wherein the client can invest and get the desired returns in the desired time. Next is the financial advisory and execution. Now in this topic, we are going to understand what is the difference between the advising services and the execution services. So basically there are two different types of services which different financial companies provide. One is advising services, that is known as distribution services. तो एक distribution services हो जाती हैं, एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूशन सर्विसेज, जहाँ पे हम लोग अपनी किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज मीन्स कि हम लोग क्लाइंट को ये बताएं कि क्लाइंट को क्या खरीदना है, और जब क्लाइंट को खरीदना है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं खरीदे, वो एग्जीक्यूटर के थ्रू खरीदे। सो द एग्जाम्पल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स इज द फाइनेंशियल एडवाइजर्स। तो जब भी हम लोग एडवाइजरी कंपनीज की बात करते हैं, दीज एक्चुअली प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, एंड दीज सर्विसेज आर नोन एज फी ओनली सर्विसेज। तो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज होती हैं या एडवाइजिंग सर्विसेज होती है, दीज आर फी ओनली सर्विसेज। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्लाइंट को एक फीस लेंगे और क्लाइंट को उसके बदले उसकी एक एडवाइस देंगे कि उसे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या उसे कौन सा म्यूचुअल फंड परचेस करना चाहिए। सो दीज आर द फी ओनली सर्विसेज। So here no commission or incentive should be fixed, there should be no conflict of interest, and there should be no execution facility be provided. तो हम लोग जब भी fee only की बात करते हैं, fee only actually means the distribution services, जहाँ पे हम लोग client से फीस लेंगे और हम उसे एडवाइस देंगे। So all the financial advisories are actually the fee only services, or they provide the distribution services. देन वी हैव दी ब्रोकर्स। जो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर्स आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, सो दे एक्चुअली प्रोवाइड दी एग्जीक्यूशन ओनली सर्विसेज। नाउ दी ब्रोकर्स आर नॉट अलाउड टू गिव दी एडवाइजेस। वो अगर एडवाइस देते भी हैं सो वो उसके लिए चार्ज नहीं कर सकते हैं। सो देर आर मेनी ब्रोकर्स विच विल हेल्प यू विथ विच स्टॉक टू एंटर इन, बट देन वो जो भी स्टॉक एडवाइस देंगे उसके लिए वो लोग कभी भी चार्ज नहीं करते हैं। So either the company can be fee only service, or they can provide the distribution services, or they can provide the execution service only. One company cannot provide the distribution and execution services both. Now this is the phase of technology. So there is one more type of service that is being provided in the market, that is wraps and platforms.
रैप्सन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीक्यूशन दोनों कर सकते हैं, बट दिस इज ओनली अ टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवाइजिंग सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, मार्केट मूवमेंट्स, एल्गोरिदम्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हेल्प से ये पता लगाते हैं कि हमें कौन से स्टॉक में एंटर करना चाहिए, कौन से लेवल से बाय करना चाहिए और कौन से लेवल तक हमें वेट करना चाहिए। सो ये वो प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। सो देयर इज नो पर्सन हु इज इन्वॉल्व। कोई भी पर्सन हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज नहीं दे रहा है। यहाँ पे देयर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज हेल्पिंग अस विद द स्टॉक सिलेक्शन, और उस स्टॉक को हम लोग एग्जीक्यूट भी करेंगे, हम लोग उसे परचेज भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीक्यूशन सर्विसेज दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, बट देन वी आर एक्चुअली इंक्लूडिंग द टेक्नोलॉजी इन इट, एंड दैट इज द रीजन बोथ द थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड टुगेदर इन द रैप्सन प्लेटफॉर्म। इसका एक बहुत इजी सा एग्जांपल है ज़ेरोधा स्ट्रीक। ज़ेरोधा स्ट्रीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग कुछ इंडिकेटर्स को मिक्स करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमें खरीदने चाहिए, और जब हम लोग उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, बिकॉज दैट इज लिंक टू ज़ेरोधा, हम लोग उस ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो वो हमें सिलेक्ट करके भी बताएगा स्टॉक्स, और वो हमें उन्हें एग्जीक्यूट करके, परचेस करके, प्रॉफिट भी करके देगा। So these platforms, which are technology-based advising solutions, are known as Rapsen platforms. So we understand that reading the complete module is a bit hectic. So इसीलिए हम लोगों ने कुछ वीडियो लेक्चर्स फॉर्म किए हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपको सिर्फ ये वीडियोस वॉच करने हैं, बिकॉज इन वीडियोस में हमने बहुत डिटेल में सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। सो यू वोंट हैव टू रीड द कंप्लीट बुक, आप सिर्फ इन वीडियोस को वॉच करो। वी हैव इवन फॉर्म द वीडियोस रिलेटेड टू केस स्टडीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं जो NISM 10A में कवर की गई हैं। यहाँ पे पूरे प्रैक्टिकल सिनेरियोस एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे आप एक पर्सन को फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करनी है तो उसमें आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल केसेस हैं, सो हमने पूरे डिटेल्ड वीडियोस इन पे फॉर्म किए हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बाय रीडिंग एंड एनालाइजिंग द केस। इसके अलग से आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएंगे जिनके आप प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हो फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। We have also covered the frequently asked solve questions. Now this is very usual doubt of everyone कि क्या हम लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक या सिर्फ मॉक टेस्ट जो बहुत सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड करती है वो रीड करके जाएं और एग्जाम को पास कर लें। सो द आंसर इज नो, बिकॉज आप सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करके इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम इतनी आसान भी नहीं है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। द ओनली थिंग इज हमें अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर करना है, जिसके लिए आपको ये कंसेप्चुअल वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। प्लस NISM में क्वेश्चंस बार बार रिपीट नहीं होते हैं। अगर कोई कंपनी ये क्लेम कर रही है कि जो पास्ट में क्वेश्चंस थे वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ट्रस्ट मी वो क्वेश्चंस फ्यूचर में रिपीट नहीं होंगे। एवरी टाइम दे गिव यू न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, न्यू वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। तो आपके कंसेप्ट क्लियर करना इज द ओनली सोल्यूशन टू पास दिस एग्जाम, और वो आपके बुक रीड करने से और प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स देखने से होंगे। द सिलेबस इज कंप्लीटली अपडेटेड बिकॉज एज यू नो NISM हर साल अपने सिलेबस को अपडेट करता जा रहा है। So we have updated the video as per the latest syllabus. There is one more query which people usually have is video lectures लेने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी क्वेरीज किससे पूछें। So इसका हमने बहुत इजी सोल्यूशन फॉर्म किया है। आपके जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8889302230 पे। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, एंड सम और द अदर फैकल्टी विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। सो वी प्रोवाइड 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन विद एक्सपर्ट फैकल्टीज। वी ऑल्सो स्केड्यूल योर सेशन अगर वो कुछ बहुत बड़ा डाउट है। अगर छोटा सा डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, आपको सेम डे रिवर्ट मिल जाएगा। अगर कोई एक टॉपिक समझ नहीं आया है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, आपको हम लोग टेलीफोनिकली चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। अगर कोई पूरा टॉपिक ही आपको समझना है तो हम गूगल मीट पे आपका एक सेशन स्केड्यूल करेंगे। प्लस आपके जैसे और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको सेम टॉपिक में डाउट है, तो हम उस पर्टिकुलर डे पे उन सारे लोगों का सेशन ऑर्गेनाइज करके वी विल क्लियर ऑल दी डाउट्स एट वंस। देन हम लोग एक चैप्टर समरी भी प्रोवाइड करते हैं, जो समरी नोट्स है जो आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ सकते हो, बिकॉज एग्जाम के 1-2 दिन पहले इतने सारे वीडियोस को वापस देखना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट। सो ये चैप्टर समरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टू रिवाइज ऑल दी टॉपिक्स एट वंस।
So if you want any more details, you can call us, you can WhatsApp us on this number, you can visit us on www.edufineco.com, and we are always there to help you out. Thank you for watching this video.